तेजस क्लासेस में आपका स्वागत है। बिहार एसएससी प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का मैथ का ये मॉक टेस्ट, ये मैथ है, मैथ का मॉक टेस्ट 2 है। इससे पहले मॉक टेस्ट 1 अपलोड किया जा चुका था। अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उन वीडियोस को देख लो। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं 2-4 बातें आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। पहला तो आप लोगों को इसी फॉर्मेट में मैथ चाहिए था और आप में से मैक्सिमम तकरीबन 55 से 60 लोग वोटिंग किए थे। उसमें से मैक्सिमम लोगों ने बोला था कि मैथ और रीजनिंग अलग अलग दीजिए। ठीक है, तो 2 चीज़ था। एक तो मेरा बीपीएससी मेंस भी है जो कि नेक्स्ट महीने में उसका टेंटेटिव डेट है। तो मुझे अगर आप दोनों वीडियो एक दिन में चाहते हो तो मेरे लिए थोड़ा सा इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैं बहुत सारा वीडियो आप लोगों को दे रहा हूँ। ठीक है, तो क्या है कि मैं मैथ का आज डाल रहा हूँ, कल सेम टाइम यानी 9 बजे शाम को आपको फिर से रीजनिंग का मिलेगा, फिर परसों आपको मैथ्स का मिलेगा। आप लोग ऐसे ही पढ़िए, मेरा मेंस एक बार हो जाने दीजिए। ठीक है, मेंस का एग्ज़ाम हो जाता है, मैं आप लोगों को मैथ और रीजनिंग दोनों सेम डेट डालूंगा और 2-2, 3-3 मॉक टेस्ट करा के आपका एग्ज़ाम अच्छे से निकलवा दूंगा। आपको उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। देखो, इससे पहले 2-3 बातें हैं। आप इसको सोल्व करोगे तो आप ज़रूर कमेंट करोगे कि आपके कितने सही बने थे। ठीक है, आप अपने से कितने सही बनाए थे और ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल है ना, ये ज़रूर आप बताना। इसका पीडीएफ के लिए आपको तेजस क्लासेस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके उसको ज्वाइन कर लो। इसका पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दे रहा हूँ, आप पीडीएफ की हेल्प से भी आप इसको कर सकते हो। पहला प्रश्न है, एक आदमी ने कुछ अंडे खरीदे जिनमें से 10 अंडे सड़ गए। शेष में से 80% वह पड़ोसी को दे देता है। अब उसके पास 36 अंडे बच जाते हैं। उसने कितने अंडे खरीदे थे? तो आप लोग इसको सोल्व करो, मैं इसको सोल्व करता हूँ। सबसे पहले देख लो क्या है, एक आदमी है, मान लो कितना अंडा खरीदा होगा, 1 अंडा खरीदा होगा। उसका क्या होता है, 10% सड़ गया है और 80% क्या हो रहा है, वह पड़ोसी को, अपने मित्र को दे दे रहा है। तो अब उसके पास 36 अंडे बचते हैं। तो उसने अंडे कितने खरीदे थे? तो देखो, मान लो कितना अंडा खरीदा होगा उसने, 1 अंडा खरीदा होगा, 1 अंडा खरीदा होगा। तो x का देखो 10% अंडे सड़ गए, 10% अंडे सड़ गए। मान लो अगर 100% कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होता है, 10% सड़ गया तो उसके पास कितना बचा? 90 बचा होगा, 90%। ठीक है, अब क्या कहता है कि वो 80% किसको? पड़ोसी को दे देता है। 80% पड़ोसी को दे दिया, यानी अब उसके पास कितने बच गए? तो 20% बच गए। ठीक है, कह रहा है कि इतना ही बराबर उसके पास 36 अंडे बचे हुए हैं। तो देख लो, 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया। ठीक है, अब बताओ, 9 दूना 18, 9 दूना 18। ठीक है, 18 और इधर 36 है तो बराबर के इधर है तो कटा सकते हैं। तो 9 दूनी 18 दूनी 36, इधर हो गया 2। अब बताओ, 1/100 बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। इसको कर सकते हो, x बराबर क्या हो जाएगा? 200। उसने कितने अंडे खरीदे थे? तो उसने 200 अंडे खरीदे हुए थे। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है देखो ई क्या है? त्रिभुज ABC के मध्यक AD का मध्य बिंदु है। ठीक है, कोई ABC एक त्रिभुज है जिसका माध्यक है क्या? AD, और उसका मध्य बिंदु आपको E दिया हुआ है। AC को F पर मिलाने के लिए B को मिलाकर बढ़ाया गया है। F किस अनुपात में AC को विभाजित करता है? आप लोग यहाँ पे पॉज करके सॉल्यूशन करो, मैं इसको सॉल्यूशन करता हूँ। देखो 77 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज है। ये देखो, यह एक क्या है? यह एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज कह रहा है ABC, एक त्रिभुज है। इसमें कह रहा है E के माध्यक AD। देखो माध्यक क्या है? तो माध्यक मेरा E हो जाएगा, AD माध्यक हो गया। इसका E मध्य बिंदु है। क्या कह रहा है? E मध्य बिंदु है। तो मान लो E मध्य बिंदु होगा, यहाँ पे E क्या है? ये हो गया मेरा E और ये मध्य बिंदु होगा। उसके आगे क्या कर रहा है? AC को F पर मिलाने के लिए, देखो AC को F पर मिलाने के लिए BE को मिलाकर बढ़ाया गया है। तो देखो यहाँ पे B है, यहाँ पे E है, तो अब इसको बढ़ा दो। ये बढ़ा दिए, B को F पर B को मिलाकर बढ़ाया गया। F किस अनुपात में कटेगा? तो यहाँ पे कोई बिंदु होगा F, यही तो बोल रहा है ये F। इसका रेशियो पूछ रहा है और इसका रेशियो आपसे पूछ रहा है क्या होगा। चलो एक बात बताओ, जब भी माध्यक होगा और E मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब क्या है? E 1 रेशियो होगा और एक क्या रेशियो हो जाएगा? 2 रेशियो हो जाएगा। अगर 1 रेशियो U हुआ, 2 रेशियो U हुआ तो ये भी तो मध्य बिंदु होगा ना। तो क्या हो जाएगा? ये भी 1 रेशियो होगा, ये भी 2 रेशियो होगा। यानी किसका बोल रहा है? तो F किस अनुपात में AC को विभाजित करेगा? एक बात बताओ,
एफ किस अनुपात में, तो एफ तो ए हो गया, तो एफ कितना है, एफ 1 हो गया, और एसी कितना है, एसी 2 हो गया। तो क्या आपका रेशियो देख लो कौन सा है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, देखो 20%, 10% और 5% की छूट श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट किसके बराबर है। चलो आप लोग अगर कर लिए हो या नहीं की हो तो जल्दी इसको पॉज करो और बनाओ। चलो 20% मैं कह रहा हूं, 20%, 20% का मतलब क्या होता है, तो 20% का मतलब होता है 20/100, यानी 1/5। कोई वस्तु 5 है तो 20% का मतलब अगले 20% जब उस पर बढ़ाओगे तो वह 6 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह मैं बोलता हूँ 10%, ठीक है, 10%, 10%। चलो मैं इसको दूसरे मेथड से आप लोगों को बता दे रहा हूँ, बहुत आसान हो जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट है। देखो 20%, 10% और 5% छूट श्रृंखला के समतुल्य एकल छूट, आपको मतलब एकल छूट निकालना है। तो देखो सबसे पहले क्या कर लो, 20 और 5 को, एक फॉर्मूला होता है x + y - x गुना y/100, इस फॉर्मूला पे डाल दो। एक बार डालोगे 20, फिर 10 - 20 गुने 10/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना हो गया, 20 और 10 30 - 2 कितना हो गया, ये 28 हो गया, 28%। अब एक इक्वेशन आपका कितना है, 28% का है, दूसरा कितना का है, 5% का है, ठीक है। चलो मैं इसको आगे बढ़ा देता हूँ, -28 गुना 5/100, ठीक है। अब चलो अब इसको कर लो, देखो 28 × 5 = 20, 8 × 5 = 40, क्या हो गया, तो 28 × 5 = 33 - 140/100 कितना हो जाएगा, 1.33 - 1.4, ये आपका हो जाएगा। 33 - 1.4 करोगे तो 32, 31.6 ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 37 है और उनके वर्गों का अंतर 185 है, तो दो संख्याओं का अंतर क्या होगा। जल्दी से आप लोग पॉज करो और सॉल्यूशन करो। देखो दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या में मान लिया x होगा एक और दूसरा y होगा, x + y का जो आपको वैल्यू दिया है वो 37 दिया हुआ है, और उनके वर्गों का अंतर, यानी उनके वर्गों का अंतर बोले तो x का एक वर्ग होगा माइनस y का एक वर्ग होगा, बराबर कितना दिया हुआ है आपको, तो x और y का जो अंतर दिया हो वो 185 दिया है। दो चीज़ हो गया, एक तो x + y बराबर आपको 37 दिया था, और x² - y² बराबर आपको 185 दिया है। तो चलो मुझे एक बात बताओ, आप सब जानते होंगे x² - y² बराबर क्या होता है, x + y और x - y, ठीक है, ये तो होता है। अब देखो x + y का वैल्यू आपको पता है 37, यहाँ पे रख दो, x² - y² का वैल्यू आपको पता है, तो यहाँ चलो मैं करता हूँ। देखो x² - y² का वैल्यू आपको कितना है, तो 185 है, बराबर x + y का वैल्यू आपको पता है 37, तो 37 रख दो, गुना x - y। अब x - y बराबर क्या कर दोगे, 185/37 कर लो, क्या होता है 3 × 5 = 15 और 7 × 5 = 35, कितना कट जाएगा, ये 5 कट जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, देखो कह रहा है ब्रैकेट में है 2 - 1/3, फिर ब्रैकेट में 2 - 3/5, 2 - 5/100 डैश 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 2 - 997/999। इसका पूछ रहा है आपसे, सोल्व करके वैल्यू क्या होगा। आप अभी वीडियो पॉज करो और इसको सॉल्यूशन करो। चलो मैं करके दिखाता हूँ। एक बात बताओ, 2 - 1/3 लिखा हुआ है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, 3 दूनी 6 - 1 क्या हो जाएगा, 3 दूनी 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5/3। इसको लिखोगे 5 दूनी 10 - 3 क्या हो जाएगा, 10 - 3 7/5। इसको लिखोगे तो 2 × 7 = 14 में से 5 गया, क्या हो जाएगा 9, 9/7, ठीक है। डैश 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 डैश, अगर 9 से 99 गुना 2 करोगे तो इसको कर लो, 9 से 99 गुना आप 2 कर रहे हो, 999 गुना 2 - 997/999, ठीक है, यही तो होगा ना।
अब एक चीज़ देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा कि जो ऊपर वाला नंबर है नीचे वाला से कट रहा है, ऊपर वाला नंबर नीचे वाला से कट रहा है, तो ये सब कट जाएगा। क्या बचेगा, यहाँ नीचे वाला बचेगा और यहाँ ऊपर वाला बच जाएगा। यहाँ पे भी कोई नंबर होगा जिसे नीचे वाला कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ ऊपर वाला और यहाँ पे नीचे वाला। तो ऊपर वाला नंबर कितना है, तो देखो कर दो, 2 9 18 के 8 हाथ में 1, 2 9 18 1 19 के 9 हाथ में 1, 2 9 18 1 19 माइनस 997 बटे क्या है 3 है। अब देखो 1998 माइनस 9 से 97, अब कर दोगे तो क्या हो जाएगा। अब देख लो ये 98 ये 97 यानी 1 बचेगा, तो कितना हो जाएगा 1001 बटे 3, यही तो आपका आंसर हो जाएगा 1001 बटे 3। देखो है कहीं 1001 बटे 3, ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 6 है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 10 है तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का मान क्या होगा। ठीक है, आपको बताना है कि क्या होगा। आप लोग वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 81 है। ठीक है, कह रहा है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू आपको 6 दे रहा है, मैं इसको इक्वेशन 1 मान रहा हूँ। दूसरा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर आपको 10 दिया है, मैं इसको इक्वेशन 2 मान रहा हूँ। ठीक है, आपसे पूछ रहा एक्स के पावर क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड का मान क्या होगा। मैं लिख दे रहा हूँ एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x वाई जेड। ठीक है, बराबर क्या होगा। तो यह एक फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले का आप लोग जानते होंगे वैल्यू क्या होता है। इस फॉर्मूले का जो वैल्यू होता है तो होता है देखो x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही इस फॉर्मूले का यही इस फॉर्मूला का जो इसका फॉर्मूला यही होता है। ठीक है, अब चलो इसमें आप पुट करना स्टार्ट करो। देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू तो आपको इजीली मिल जाएगा 6 है। ठीक है, ये आपको इजीली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रह गया इतना निकालने के लिए, तो इतना निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन अगर 1 का यानी 1 का स्क्वायर करते हो, इक्वेशन 1 को अगर स्क्वायर कर दोगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करोगे तो देखो हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड, इसका होल स्क्वायर करोगे बराबर कितना है 6 का भी स्क्वायर करना पड़ेगा। देखो इसको अगर इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो गया, प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, यही तो होगा, यही होगा ना। अब चलिए देखिए यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस देखो सब में 2 है, मैंने 2 को कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसका वैल्यू कितना था इधर 36 था, चूँकि देख रहे हो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब मुझे बताइए इसका वैल्यू आपको पता है क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में देखो 10 दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे 10 रख दिया। 36 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 गुना 10 20 हो गया। तब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर क्या हो गया, तो 36 में से 20 घटा दोगे क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। अब चलो अब मुझे एक बात बताओ, मुझे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का भी निकल गया, तो मैं यहाँ से क्या ले लूँगा, चलो इस फॉर्मूला में मैं डालूंगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना था, तो एक यहाँ पे देखो, चलो मैं थोड़ा सा देखो x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू देखो, ये जो x प्लस वाई प्लस जेड है इसका वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, देखो 6 दिया है। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका वैल्यू अभी आप कितना निकाले हो, तो इसका वैल्यू आप 16 निकाले हो, माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यहाँ से मैं माइनस कॉमन कर लूँगा तो क्या हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, यही तो हो जाएगा। अब चलो इसका वैल्यू आप जानते हो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो इसका वैल्यू भी आप देखो यहाँ पे 10 दिया हुआ है, तो यहाँ पे मैं 10 रख दे रहा हूँ। अब क्या हो जाएगा 6 प्लस 16 माइनस 10, 6 प्लस 16 माइनस 10 हो गया, यानी 16 माइनस 10 है तो क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 6 यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस 6 नहीं हो जाएगा, सॉरी मेरे दोस्त 6 गुना 6 हो जाएगा। ठीक है, चूँकि यह गुना में है तो 6 गुना 6 बराबर 36 हो जाएगा आपको
ऑप्शन डी हो जाएगा 36। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 82 देखते हैं। कह रहा है एक वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22:7 है। यदि परिधि 1.4/7 मीटर हो तो वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। एक मुझे बात बताइए, वृत्त की परिधि और परिधि, ठीक है, परिधि बटा व्यास का आपको अनुपात दे दिया है। क्या दिया है, वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात 22/7 है, ठीक है। यदि परिधि 1.4/7 है, 1.4/7 इसको बोले तो कैसा लिखेंगे, 7 एकम 1, 7 एकम 7 + 4 11/7, ठीक है। तो परिधि के जगह पे मैं लिख दिया 11/7 बटे व्यास बराबर कितना हो जाएगा 22/7। चलो मुझे चूंकि त्रिज्या निकालना है और व्यास बराबर आप जानते हो क्या होता है, व्यास बराबर 2r होता है, तो लिख दो 11/7 गुने 2 गुने r, व्यास बराबर तो 2 गुने r ही तो होता है, बराबर क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, ठीक है। चलो इसको सोल्यूशन देखो, तो इस 7 से तो इस 7 कट जाएगा, 11 दूनी 22, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2r गुने 2 बराबर इधर 1 है इधर भी 1 है तो 1 हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा 1/4, यही तो मेरा आंसर है। और क्या हो जाएगा 1/4 किस में है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक लंब बेलन की आधार त्रिज्या और वक्र सतह का क्षेत्रफल क्रमशः r यूनिट और 4πRh वर्ग यूनिट है, तो बेलन की ऊंचाई क्या होगा। आप वीडियो पॉज करो और बनाओ, मैं सॉल्व करता हूँ। चलो देखो 83 कह रहा है कि एक लंब बेलन है, तो बेलन कैसा होता है, बेलन यही तो बेलन होता है, यही तो बेलन होता है। इसका आधार त्रिज्या यानी त्रिज्या आपको क्या कह रहा है, त्रिज्या आपको कह रहा है r यूनिट है, और इसका जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल है, वक्र सतह का क्षेत्रफल आपको जो 4πRh दे रहा है, 4πRh दे रहा है। जबकि आप जानते हो बेलन का जो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है 2πRh होता है, 2πRh होता है, यही होता है ना। तो चलो इतना तो आप जानते हो और क्वेश्चन में इतना दिया हुआ है, तो बराबर क्या लिख दोगे 4πr और h क्या कर दोगे, इसको मैं h1 मान ले रहा हूँ क्योंकि मुझे तो ये निकालना है और ये तो मुझे क्वेश्चन में दिया उसका क्षेत्रफल। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे त्रिज्या r है और यहाँ पे भी त्रिज्या r है, तो मैं इसको रिप्लेस करूँ या ना करूँ बात बराबर है, यहाँ भी ये तो दिया हुआ ही है। चलो एक चीज़ देखो, यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा, 2 से कटाओगे तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पाई से कटा दोगे तो पाई से कट जाएगा, r कटा दोगे तो r कट जाएगा, यानी h1 बराबर क्या है, h1 बराबर 2h। यही तो हमको पूछ रहा है कि हाइट क्या होगी, ऊंचाई क्या होगी, तो ऊंचाई इसकी हो जाएगी 2h, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाती है, यदि बिक्री मूल्य दुगना कर दिया जाए तो लाभ कितना होगा। चलो आप लोग सोल्व कर लियो तो मैं करता हूँ 84 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कोई वस्तु 25% के लाभ पर बेची जाए। एक बात बताओ, मैं मान लेता हूँ वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, मैं मान लिया कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य वस्तु का कितना हो जाएगा 100 रुपये होगा, 100 रुपये होगा। अब उस पर कह रहा है 25% के लाभ पर बेची जाती है, 25% के लाभ पर बेचा गया, यानी 25% के लाभ पे बेच देगा तो क्या हो जाएगा 25/100, यही तो हो गया ना। तो देखो 2 0 से 2 0 कट गया, कितना लाभ इसको हो जाएगा 25 लाभ हो जाएगा, 25 लाभ हो जाएगा। तो इसको विक्रय मूल्य कितना हो गया वस्तु का, विक्रय मूल्य क्या हो गया 100 रुपया, तो मैंने माना है कि उसका मूल्य होगा, अब प्लस 25 रुपया उसको क्या हो रहा है लाभ हो रहा है। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि 100 का वस्तु है उस पर 125% यानी 25% लाभ पे बेच रहा है, तो क्या हो जाएगा 125 हो जाएगा ना। तो मैं वही कर दिया, 125 उस वस्तु को विक्रय मूल्य हो गया। अब क्या कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य दुगुना कर दिया जाए तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। चलो अभी विक्रय मूल्य कितना आया 100 आया, और इस पे कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दुगुना कर दिया जाए। मैंने विक्रय मूल्य को क्या किया दुगुना कर दिया, विक्रय मूल्य दुगुना किया तो कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। अब पूछ रहा है तो लाभ कितना प्रतिशत होगा। एक बात बताओ, वस्तु का क्रय मूल्य मैंने कितना माना था, तो वस्तु का क्रय मूल्य मैंने 100 माना था। अभी मुझे कितना में बेचना है, अभी मुझे 250 में बेचना है, यही है ना 250 में मुझे बेचना है। तो क्या हो जाएगा, तो
250 लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा 250 माइनस 100, क्योंकि वस्तु का देखो लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है प्रॉफिट बटा मूलधन। तो प्रॉफिट कितना है, तो 250 में आप बेच रहे हो, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया है, तो 250 में से 100 घटा दोगे तो प्रॉफिट हो जाएगा, बटे क्या हो जाएगा यहाँ पे क्रय मूल्य हो जाएगा, क्रय मूल्य। ठीक है, अब चलो एक बात बताओ, 250 में से 100 घटा दिए तो कितना हो गया 150, बटा क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य यहाँ पे 100 रुपया है, गुने प्रतिशत में निकालना है तो 100 से गुना कर देंगे, 100 से 100 कट गया, कितना प्रतिशत का प्रॉफिट हो जाएगा, अभी 150% का प्रॉफिट हो जाएगा, और 150% किस में है, ऑप्शन सी में है। अगला प्रश्न है 85, देखो क्या कह रहा है कि ट्रेंगल ABC, त्रिभुज ABC में कोण B और कोण C के बाहरी द्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। चलो O बिंदु पर मिलते हैं, यदि कोण A बराबर 70 डिग्री है तो कोण BOC का माप क्या होगा। अभी अगर आप लोगों को क्वेश्चन नहीं समझ में आया होगा तो मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को और डेप्थ में लेकर चलता हूं, जिससे आप लोग और अच्छे से समझ जाओ। 85 चलो कह रहा है कि एक त्रिभुज है, मैंने इस त्रिभुज को मान लिया। ठीक है, ये त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज A है, B है और C है। ठीक है, इसका कह रहा है कि त्रिभुज ABC का कोण B और कोण C, तो कोण B तो ये हो गया और कोण C ये हो गया, कोण B और कोण C कहाँ गया, कोण B और कोण C के बाहरी द्विभाजक O बिंदु पर मिलते हैं। बाहरी द्विभाजक का मतलब क्या हुआ, एक इधर से आएगा बिंदु और एक इधर से आएगा। ठीक है, यही वो है, यही बाहरी द्विभाजक कहाँ पे मिल रहे हैं, ये O पे मिल रहे हैं, O बिंदु पर मिलते हैं। यदि कोण A बराबर 70 डिग्री है, चलो आपको कोण A बराबर इसके बराबर क्या दे दिया, इसके बराबर आपको 70 डिग्री दे दिया, तो कोण BOC आपको कोण इसको निकालना है, इस कोण को निकालना है, इस कोण का वैल्यू आपको निकालना है, क्या होगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सॉल्यूशन करो पॉज करके, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो जब भी ऐसा केस बनता है ना तो एक फॉर्मूला होता है, कोण BOC बराबर क्या एक फॉर्मूला होता है, तो 90 डिग्री माइनस क्या हो जाएगा, कोण BAC बाई 2। BAC बोले तो यही तो है ना, BAC तो ये कौन हो गया 70 डिग्री। तो देखो 90 डिग्री माइनस BAC का वैल्यू कितना है 70 डिग्री है बाई 2, 70 डिग्री बाई 2 हो गया। अब बताओ 70 को 2 से भाग दोगे क्या होगा 35 हो जाएगा, 90 माइनस 35 कर दोगे कितना हो जाएगा, 90 माइनस 35 आप करोगे तो आपको 55 डिग्री हो जाएगा। यही तो हमारा आंसर हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, कह रहा है एक दुग्ध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 55 डिग्री, ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। देखो एक दूध विक्रेता ने लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमाने के लिए दूध में पानी मिला दिया, पानी और दूध का अनुपात कितना होगा। चलो आप लोग इसको सॉल्यूशन करो, मैं सॉल्यूशन करता हूँ। 86 कह रहा है एक दूध विक्रेता है, वो क्या कर रहा है लागत मूल्य पर दूध बेचकर 25% का लाभ कमा रहा है। मैं बोलूँ 25% का लाभ कमा रहा है, 25% कहने का मतलब क्या हुआ 25/100, यही हुआ ना। अब इसको कटा दोगे तो क्या होगा 25 चौका 100, यानी 1/4, 1/4। ये तो क्या हुआ, ये उसका लाभ है और ये क्या है उसका मूलधन है। तो कह रहा लागत मूल्य पर ही बेच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो उसका लागत मूल्य है और ये क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। तो एक चीज़ बताइए, लाभ क्या था, लाभ तो ये था, तो क्या है पानी मिलाया होगा, पानी मिलाकर बेचा है तो वही तो उसको लाभ हुआ है। तो पानी मिलाया, कितना पानी मिलाया, एक पानी मिला दिया, और उसका दूध कितना हो जाएगा, तो दूध उसका हो जाएगा 4 यूनिट हो जाएगा, यानी 1/4 हो जाएगा। ये हो जाएगा उसका सॉलिड दूध था और ये था उसका पानी था। ठीक है, तो 1/4 आपको ऑप्शन सी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है, यदि 1 रुपये में 4 की दर से केले खरीदे जाए तो 1 रुपये में कितने केले बेचे जाए कि 33.1/3% का लाभ हो। चलो आप लोग सॉल्व करो इसको, अगर कर लिए हो तो देखो इसको सॉल्यूशन। देखो कह रहा है 1 रुपये में 4 केले बेचे जाए, देखो 4 केले को 4 जो बनाना है, बनाना को कितना में बेचना है, तो 1 रुपये में बेचना है।
4 बनाना को 1 रुपये में बेचना है, यानी एक केले को कितना में बेचना पड़ेगा, 1 केले को आपको बेचना पड़ेगा 1/4 रुपया में, 1/4 रुपया में, यही तो बेचना पड़ेगा एक केले को। ठीक है, अब कह रहा है कि यहाँ पे हमको 33.1/3% हमको प्रॉफिट कमाना है। तो 33.1/3 का मतलब क्या हो गया, 100/3, इसको भाग दे लो, देख लो 33 दिया 99 1 100/3 हो जाएगा ना, वही मैंने इसको 100/3 लिख दिया है। ठीक है, एक केले का तो मेरा ये कितना हो जाएगा, एक केले मैंने कितना में खरीदा, तो 1/4 रुपये में खरीदा। दूसरा, अब मुझे एक केले बेचने कितने में होंगे, एक केले बेचने के लिए क्या करना होगा, मेरा एक केला का खरीदारी कितना है, तो 1/4 रुपया है। ठीक है, 1/4 मुझे एक केले का मेरा खरीदारी है। अब मुझे उस पर क्या चाहिए, पहले तो मेरा 100% चाहिए, 100 रुपया चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए, उसके बाद मुझे इतना चाहिए 100/3, यानी मुझे 33% का प्रॉफिट चाहिए। चूँकि ये भी प्रतिशत में है, यह भी प्रतिशत में है। ठीक है, तो प्रतिशत में है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इधर 1/100 करना पड़ेगा, तब तो प्रतिशत में उसको निकालेंगे ना। तो एक चीज़ बताइए, इसको सोल्व कीजिए, 1/4 गुने इसको कीजिएगा तो देखिए बटा ले लिए 3 हो जाएगा, तो 300 + 100 गुना 1/100 हो गया। अब चलिए 1/4 गुना 400/3 गुने 1/100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 4 कट गया, बच गया क्या 1/3। एक केले बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1/3 में तो कितना बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में कितना केला बेचना पड़ेगा। एक केले का प्राइस देखो 1/3 है, तो कितना 1 रुपये में कितना, मुझे 3 केले बेचने पड़ेंगे, 1 रुपये में मुझे 3 केले बेचने पड़ेंगे। क्या हो जाएगा, आंसर आपको ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो एक चीज़ और यहाँ पे देख लो, हम लोग अब 88 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है 88 नंबर देखो, एक स्कूल में 10 शिक्षकों में से एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो जाता है और उसके स्थान पे एक नया 25 वर्षीय शिक्षक सेवा ग्रहण कर लेता है। परिणाम स्वरूप शिक्षकों की औसत आयु 3 वर्ष कम हो जाती है। सेवानिवृत्त शिक्षक की आयु कितनी वर्षों में है। चलो इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। देखो कोई है 10 लोग है किसी स्कूल में, ठीक है 10 टीचर हैं, उसमें से एक टीचर रिटायर होता है, एक टीचर रिटायर हो गया, उसके जगह पे कोई आता है तो क्या करता है, जो 10 लोग हैं ना उसके जो औसत उम्र है उसमें से 3 वर्ष कम हो जाता है। चलो इसको मैं एक बार यहाँ पे सॉल्यूशन करता हूँ। हाँ आप लोग के लिए परफेक्ट जगह होगा, इतना ही चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। 88 मान लो उस स्कूल में कितने लोग थे, उस स्कूल में 10 लोग थे, ठीक है। कितने टीचर थे उस स्कूल में, तो 10 टीचर थे, ठीक है 10 टीचर थे। अब क्या होता है कि एक टीचर सेवानिवृत्त हो गया और उसके स्थान पे एक 25 वर्षीय शिक्षक आता है, जिसके वजह से क्या होता है सभी का औसत उम्र 3 वर्ष कम हो जाता है। एक बात बता, 10 लोगों का औसत उम्र कितना हो गया, 30 वर्ष कम हो गया। अब कितना 30 वर्ष कम हो गया है, ठीक है। और उसके स्थान पे कितना 25 वर्ष का शिक्षक आता है, तो 30 वर्ष प्लस 25 वर्ष कितना का वो था, 55 वर्ष का वो टीचर था। समझ में आया। देखो पहले क्या था 10 लोग था, 10 लोगों का कह रहा है 3 वर्ष औसत उम्र कम हो जाती है, तो 10 तिहाई 30 वर्ष तो कम हो गया सबका। उसके जगह पे कितना उम्र का टीचर आया है, उसके जगह पे 25 वर्ष का टीचर आया है, ठीक है। तो 25 वर्ष आया है वो भी तो उसी के जगह आया है, और 30 वर्ष जो कम हुआ है वो भी उसी के जगह पे कम हुआ है, तो 30 + 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। ऑप्शन आपको डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखो, कह रहा है यदि a² + 1 कह रहा है a² + 1 a² + a + 1 बराबर 0 है, तो a⁵ + a⁴ + 1 का मान क्या होगा, ठीक है। अब चलो देखो इसको 89 देखो कह रहा है कि a² + a + 1 बराबर 0, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे बताओ a का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो मुझे गुना करना पड़ेगा ना, कुछ ना कुछ गुना करना पड़ेगा। मैं सोचो कि इसको देखो क्यूब के फॉर्म में, ऐसे तो कुछ इक्वेशन नहीं बन रहा है, मैं इसमें कुछ गुना कर देता हूँ। मैंने a - 1 से इसमें गुना कर दिया, ठीक है, दोनों तरफ a - 1 से गुना कर दिया, तो a² + a + 1
ठीक है, बराबर 0 है। इधर भी मैं a माइनस 1 से गुना कर दिया, दोनों तरफ बराबर गुना कर दिया तो हो गया इक्वेशन मेरा ठीक। अब चलिए इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a के पावर क्यूब, देखो प्लस a स्क्वायर प्लस a हो गया, a से कर दिए, माइनस, देखिए माइनस कीजिएगा तो a स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कीजिएगा तो माइनस a हो जाएगा, और माइनस और प्लस 1 तो -1 ही हो जाएगा, बराबर 0। अब चलो एक चीज़ देखो यहाँ से, a यहाँ पे a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर माइनस में है तो ये दोनों कट जाएगा, a प्लस में है या a माइनस में है, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या मिल गया, a क्यूब -1 बराबर 0, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, a क्यूब बराबर क्या होगा, a क्यूब बराबर 1 हो जाएगा, हो गया। चलो एक चीज़ और देखो, दूसरा इक्वेशन में कह रहा है, दूसरा इक्वेशन में क्या कर रहा है, a के पावर 5, ठीक है, प्लस a के पावर 4 प्लस 1 दिया हुआ है। अब इसको हमको सोल्व करना है। इस इक्वेशन से हम एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, जो ये आपका a स्क्वायर है प्लस a है प्लस 1 है बराबर 0 जो दिया है, यहाँ से एक चीज़ और क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखो एक चीज़ और मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, a प्लस 1 बराबर क्या लिख सकता हूँ, माइनस का a स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इस इक्वेशन को देखता हूँ, a के पावर 5 प्लस a के पावर 4 प्लस 1, ठीक है। अब मैं इसको लाता हूँ, a के पावर 5 प्लस a के पावर 4 प्लस 1, ठीक है। इसको अब आप कैसे लिख सकते हो, इसमें से क्या करो, a के पावर 4 कॉमन ले लो, a के पावर 4 कॉमन ले ली तो क्या होगा, यहाँ पे a बच गया प्लस 1 बच गया, ठीक है, a बच गया प्लस 1 बच गया। अब चलिए a प्लस 1 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया हुआ है, माइनस a स्क्वायर दिया हुआ है, तो माइनस a स्क्वायर यहाँ रखिए, a के पावर 4 गुना a के पावर, देखो माइनस a स्क्वायर हो गया, यही दिया हुआ है। चलो इसको मैं एक चीज़ और कर दे रहा हूँ, क्या हो जाएगा, देखो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, तो माइनस a के पावर 6 हो जाएगा, a के पावर 6 हो गया। चलिए इसको और क्या लिख सकते हो, जब a के पावर आप 6 लिख दिए, प्लस 1 था, प्लस 1 मैं छोड़ते आया हूँ, सब जगह प्लस 1 था, यहाँ पे मैं प्लस 1 में छोड़ते आया हूँ, a के पावर 6 प्लस 1, देखो यहाँ पे प्लस 1 था ना, यहाँ पे प्लस 1 था, मैंने यहाँ पे प्लस 1 छोड़ दिया, यहाँ पे प्लस 1, अभी मैं प्लस 1 सब जगह लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास इक्वेशन हो गया माइनस a के पावर 6 प्लस का 1, ठीक है। अब इसको चलो इसको और क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो माइनस यहाँ पे रहने दो, a के पावर 3 गुना स्क्वायर, तो 3 दूनी 6, ये भी ठीक है, प्लस क्या 1 लिख दिया मैं। अब चलिए a के पावर क्यूब बराबर क्या है, प्लस का 1 है, तो यहाँ से देख लो a के पावर क्यूब के बराबर क्या है, a प्लस का 1 है, ठीक है। अब इसका क्यूब करो, स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर कुछ भी वही रहेगा, ठीक है। और प्लस देख लो यहाँ से प्लस का 1 है, तो -1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, आपको 0 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। देखो प्रश्न 90 क्या कह रहा है, 6 संख्याएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित की गई है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 30 है और अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है, प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर क्या है। चलो 90 नंबर, आप लोग वीडियो पॉज करो और इसका सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ, ठीक है। कह रहा है 6 संख्याएं, मैंने मान लिया 6 संख्याएं क्या होगा, A B C D E F, ये 6 संख्या हो गया। कह रहा है प्रथम 5 संख्या, तो प्रथम 5 संख्या ई तक होगा A B C D, और A B C D का वैल्यू क्या कह रहा है, औसत 5 है, औसत 30 है, तो 5 गुना 30 कितना हो जाएगा आपका, ये 150 नंबर हो गया। फिर कह रहा है अंतिम 5 संख्याओं का औसत 25 है, अंतिम 5 संख्या क्या होगा, B C D E F, इसका औसत क्या है 5, ये भी है, तो इसका औसत 25 है, तो 5 × 25 125 हो गया। अब कह रहा है प्रथम और अंतिम संख्याओं का अंतर, तो इसका जो अंतर होगा वही प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर हो जाएगा। इसका अंतर कितना है, 25 है, तो प्रथम और अंतिम संख्या का अंतर कितना हो जाएगा, आपको 25 हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न देखो 91, कह रहा है आधार त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर वाले लंबवृत्तीय बेलन का कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, ठीक है। आपको चलो इसको आप लोग वीडियो पॉज करो और सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो क्वेश्चन नंबर 91 में आपको क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है त्रिज्या, ठीक है, त्रिज्या आर बराबर कितना दिया है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और हाइट बराबर कितना दिया हुआ है, 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बेलन की जो कुल सतह का क्षेत्रफल होता है, चलो मैं लिख देता हूँ,
बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? तो बेलन की कुल सतह का क्षेत्रफल होता है 2 पाई r गुने r प्लस h, यही तो होता है। ठीक है, अब लिख दो 2 पाई, 2 गुने पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। r आपको कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 7 गुना r प्लस h। देखिए r कितना है 7 है और h कितना है 20 है, तो इसको करोगे तो आप कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। 27 हो गया। चलो इसको मैं यहाँ पे थोड़ा और इधर लाता हूँ। देखो इस 7 से 7 कट गया, कितना है 22 दूनी 44, तो 44 गुने 27, 44 गुने 27। ठीक है, इसी का तो आंसर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखो यूनिट डिजिट में आपको ट्रिक सिखाता हूँ। 2 7 चौका 28, 28 यानी लास्ट में आपका क्या हो जाएगा 8 होगा। और आंसर में देखो, आंसर में 8 है किसी में, तो हाँ एक ही में है, लास्ट डिजिट एक ही में 8 है, वो है ऑप्शन सी में, इसीलिए मेरा ऑप्शन सी हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना है, 44 गुना 27 करना था। अगर आप गुना भी करोगे तो पहले इसका गुना इसी से करोगे ना। चलो मैं इसको ऐसे भी आपको करके दिखा दे रहा हूँ। क्या करते, पहले 7 से गुना करते, तो 7 चौका 28, फिर 2 और 7 चौका 28 और 2 30, यही तो लिखते। फिर जो लिखते 2 चौका 18 क्या, 2 चौका 8 क्या हो गया, और 2 चौका 8, मतलब एक डिजिट छोड़ के लिखते। तो मैंने पहले ही गुना करके देख लिया किसके ऑप्शन में 8 है, तो ऑप्शन 8 सिर्फ एक ही ऑप्शन के था और वो ऑप्शन सी था, इसीलिए मैं इसको टिक लगाऊंगा। और मुझे तो ये MCQ है, मुझे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन देना नहीं है, इसलिए मैं टिक लगा के अपना आगे बढ़ जाऊँगा। अगला प्रश्न है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:√3 है। सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? आप लोग वीडियो पॉज करो और इसका सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो कह रहा है कि एक छड़ है, छड़ कैसा होगा, ये छड़ होगा, मैं मान लिया कि ये छड़ है, इसका लंबाई कह रहा है, एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात, तो इसका छाया कैसा होगा, इसका छाया तो ऐसा ही तो होगा ना, यही तो इसका छाया होगा। देखो ये वाला जो पोर्शन हो गया छड़ का छाया होगा। देखो ये छड़ है तो इसका छाया कैसा होगा, इधर ही होगा, ये तो छाया नहीं हो सकता है। तो कह रहा है इसका लंबाई और छाया का अनुपात 1√3 है, तो लंबाई 1 हो गया और छाया क्या हो जाएगा √3 हो जाएगा। मैं मान लेता हूँ क्या, इसको A, इसको B, इसको C। ये क्या हुआ, ये छड़ का लंबाई है और ये छड़ का छाया है। ठीक है, चलिए अब आपसे कह रहा है कि सूर्य के उन्नयन कोण का मान, उन्नयन कोण बोले तो कौन सा हो जाएगा, उन्नयन कोण आपका ए वाला हो जाएगा, कौन सी हो जाएगा, ये आपका उन्नयन कोण हो जाएगा। और आप जानते हो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर AB बाई BC हो जाएगा, तो AB बाई BC। ठीक है, AB का वैल्यू कितना है 1 है और BC का वैल्यू √3 है, क्या हो जाएगा 1/√3। और tan थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है, तो 30 डिग्री का होता है। यही तो आपको आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 92 का क्या हो जाएगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। चलो 93 देखते हैं। कह रहा है एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, इसे भीतर और बाहर से रंगा जाना है। 5 रुपया प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर पर इसकी रंगाई की लागत क्या आएगी। ठीक है, एक अर्धगोलाकार कटोरा है। आप लोग अगर इसको वीडियो पॉज करो, अगर समझ में आ रहा है तो, नहीं समझ में आ रहा तो चलो सॉल्यूशन देखो। देखो एक कटोरा है, कैसा कटोरा है, तो अर्धगोलाकार कटोरा है। मान लिया मैं ये एक अर्धगोलाकार कटोरा हो गया। ठीक है, ऐसा ही तो होता है। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं इंजीनियरिंग किया हूँ, फिर भी मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है। चलो देखो ये अर्धगोलाकार कटोरा हो गया। ठीक है, कह रहा है इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, मैं मान लेता हूँ R 3.5 सेंटीमीटर। 3.5 सेंटीमीटर को आप क्या लिख सकते हो, 7/2 लिख सकते हो। इसके भीतर और बाहर से रंगा जाना है। 5 रुपया प्रति 10 वर्ग मीटर की दर पर इसकी रंगाई। देखो रंगाई किसी भी चीज़ का निकालना है, अंदर या बाहर का, तो आप क्या करोगे, उसका क्षेत्रफल निकाल लोगे। ठीक है, तो अर्धगोलाकार कटोरे का क्षेत्रफल क्या होता है, आप सब जानते हो। अर्धगोलाकार जो कटोरा होता है उसका क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, 2πr² होता है अर्धगोलाकार किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल। चूँकि इसको अंदर से भी रंगना है और बाहर से भी रंगना है, सिर्फ एक तरफ से निकालना होता तो ये तो मेरा ठीक था, लेकिन इसको अंदर से भी रंगना है। अंदर से रंगना है तो मैं क्या करूँगा, 2 से गुना कर दूंगा, 2 चीज़ों का मुझे निकालना है। अब बताओ 2 पाई का मान क्या होता है 22/7 गुने r²। r आपको कितना दिया है 7/2 गुने 7/2 गुने 2 बार ही काम करना है, तो 2 से मैं कर दिया। देखो
अब एक दो से तो ए दो कट गया, एक दो से ए दो कट गया, एक सात से एक सात कट गया, कितना हो गया 22 गुने 7। यही मेरा टोटल क्या हो गया क्षेत्रफल हो गया, यानी टोटल इतना हमको रंगना है तो इसको कर दो। तो 7 दूनी 14 के 4 हाथ में 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 सेंटीमीटर मेरा इतना सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा क्या हो जाएगा, मेरा एरिया आ जाएगा। इसी को हमको रंगना है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 5 रुपये प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर की दर से इसका रंगाई होता है। तो एक बात बताओ, ठीक है, प्रति 10 वर्ग सेंटीमीटर, तो 154 में 10 से भागा दे देंगे तो क्या हो जाएगा 154 भागा 10 गुना 5। यही तो मुझे देना पड़ेगा ना, चूंकि देखो इसमें भागा 10 से दे देंगे तो मुझे क्या हो जाएगा, मुझे एरिया निकल जाएगा कितना को हमको रंगवाना है, और उतना का कितना देना पड़ रहा है 5 देना पड़ रहा है। तो आप इसको 5 दो ना 10, अब 154 को 2 से भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 सत्ते 14, कितना रुपया 77 रुपया मुझे देना पड़ेगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। 94 कह रहा है रूट के अंदर है √2 गुने √3 का घातांक रूप क्या होगा। आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। इस क्वेश्चन को तो आप 100% पॉज करो और सॉल्यूशन करो, ठीक है, ऐसे नहीं होगा। आप पॉज करो और सॉल्यूशन करो, गलत या सही सॉल्यूशन करो। मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो ऐसे लिखा हुआ है √2 गुना √3, ठीक है। चलो इसको अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे, रूट का मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ। रूट का मतलब क्या होता है 1/2, किसी भी चीज़ का पावर 1/2, ठीक है, यही होता है रूट का मतलब। तो चलो अगर मैं इसको लिखूं, ठीक है, इसको मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इसको लिख सकता हूं, दोनों रूट में है। देखो दोनों रूट में है तो इसको अंदर लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको क्या लिखेंगे, रूट के अंदर 6 लिख दिए। अब 6 का मतलब क्या हो गया, रूट के अंदर 6 लिखे, इसका मतलब क्या है अंडर रूट 6 के पावर 1/2। और फिर इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 1/2 और गुना 1/2, तो क्या हो जाएगा 6 के पावर 1/4 हो जाएगा। यही तो मेरा आंसर हो जाएगा 6 के पावर 1/4। ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। समझ में आया। देखो क्या करना है, दोनों रूट में है तो दोनों को हम एक रूट में ला देंगे। एक रूट में ला दिया, मैं बताया कि आपको रूट का क्या लिखा, पावर में 1/2 लिखा जाता है। तो एक रूट के लिए मैं 1/2 लगाया, फिर दूसरे रूट के लिए मैं 1/2 लगा दिया। तो जब पावर में ऐसा होगा तो क्या होता है गुना हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6 के पावर ऊपर का ऊपर तो 1 गुना 1 और नीचे का नीचे तो 2 गुना 2 4 हो जाएगा। तो 6 का पावर 1/4 हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 देखते हैं। कह रहा है एक कार सेकंड में 20 मीटर चलती है। एक कार सेकंड में 20 मीटर चलती है, ठीक है। तो उसकी किलोमीटर प्रति घंटा में गति ज्ञात कीजिए। आपको पता है डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, तो DST स्पीड गुना टाइम होता है, ठीक है। आप लोग याद रखना DST एक होता है। ऐसे ही देखो आप ऐसे भी जानते हो दूरी बराबर क्या है, दूरी बराबर आप चाल गुना समय, इसको भी लिख सकते हो दूरी बराबर चाल गुना समय, तो ऐसे भी लिख सकते हो। मैं क्या लिखा DST, आप लोग याद रखना। डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, तो डिस्टेंस दिया हुआ है 20 मीटर दिया हुआ है, बराबर चाल कितना दिया है, आपको चाल निकालना है, चाल तो आपको दिया नहीं है, गुना क्या है टाइम, टाइम कितना है 1 सेकेंड दिया है, ठीक है। लेकिन आपको क्या कह रहा है किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। तो मीटर प्रति सेकेंड से किलोमीटर प्रति घंटा में निकालने के लिए हम किस चीज़ से गुना करते हैं, तो हम कितना से गुना करते हैं, तो ये गुना हो जाएगा आपका 5/18 से, गुना 5/18। अब चलो ये देखो चाल बराबर क्या हो जाएगा, ये 18 इधर चला जाएगा, चाल बराबर 20 गुना 18/5, 5 चौका 20 यानी 18 चौका 72 हो जाएगा। मेरा चाल कितना हो जाएगा 72। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखो, कह रहा है एक आयताकार कारपेट का क्षेत्रफल 120 मीटर स्क्वायर और परिमाप 46 मीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। एक आयताकार, आपको चलो मैं 96 लिख देता हूँ, आप लोग सॉल्यूशन करो, मैं इसका सॉल्यूशन करता हूँ। देखो ये आयताकार क्या है, एक कारपेट है, ठीक है, एक आयताकार कारपेट है। इसका क्षेत्रफल जो आपका दिया हुआ है, इसका क्षेत्रफल आपको कितना दिया हुआ है, तो क्षेत्रफल आपको 120 दिया हुआ है मीटर स्क्वायर, और इसका जो परिमाप है, परिमाप कितना दिया हुआ है, तो 46 मीटर दिया हुआ है। चलो आप जानते हो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई।
लंबाई गुना चौड़ाई कितना दिया है 120 दिया हुआ है। परिमाप क्या होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही तो आपका परिमाप हो गया। तो इसके बराबर क्या दिया है तो 46 दिया है। चलो तो लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर क्या हो जाएगा तो 46/2 यानी 23 हो जाएगा। ठीक है, लंबाई को मैं L लिख देता हूँ, चौड़ाई को प्लस होगा, लंबाई को चौड़ाई को मैं B लिख देता हूँ। L प्लस B बराबर कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब चलो यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई 120 दिया हुआ है। आप इसको इक्वेशन सोल्व करना चाहो तो सोल्व कर सकते हो। मैं कभी नहीं बोलूँगा आपको इक्वेशन सोल्व करने के लिए, मैं बोलूँगा आपको कम्बिनेशन बना लो। 23 किसका किसका कम्बिनेशन होगा, मैं पूछूंगा आपको 23 क्या क्या मिला के बनेगा, तो बोलोगे सर 23 एक तो 12 को और 11 को जोड़ देंगे तो 23 बनेगा। 12 11 तो 23 बन जाएगा। क्या 12 और 11 को गुना करेंगे तो क्षेत्रफल तो क्या होता है, ये दोनों का गुना हो जाएगा, 12 और 11 का गुना हो जाएगा। तो 12 और 11 का गुना 120 नहीं होगा, 120 नहीं होगा तो मेरा एक कॉम्बिनेशन सही नहीं है। फिर मैं पूछूंगा और क्या हो सकता है, तो आप बोलोगे सर 20 जोड़ 3, ये भी तो 23 हो गया। लेकिन मैं बोलूँगा दोनों को गुना करो तो क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, मुझे क्षेत्रफल नहीं मिल रहा है। फिर मैं पूछूंगा एक चीज़ और बताओ, तो 15 + 8 करोगे तो हो जाएगा, 15 + 8 23 होता है। ठीक है 23 हो गया, लेकिन 15 और 8 को गुना करोगे तो क्षेत्रफल मेरा आ गया, बिल्कुल मेरा क्षेत्रफल आ गया 15 × 120, 15 × 120। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 15 और 8 मेरा लंबाई और चौड़ाई, कोई भी एक मान लो, कोई लंबाई को मानना है 15 तो मान लो, चौड़ाई को मानना है 15 तो कोई भी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पूछ रहा है विकर्ण, विकर्ण को क्या लिखते हैं डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर बराबर क्या होता है लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है आप डायगोनल निकालने के लिए। तो चलो डायगोनल का स्क्वायर बराबर लेंथ कितना है 15 का स्क्वायर प्लस ब्रेथ कितना है 8 का स्क्वायर। तो 15 15 या 225 प्लस 8 28 64, और d बराबर क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट हो जाएगा। तो देखो 225 और 64 कितना हो जाएगा, तो 225 और 64 को करोगे तो रूट अंडर हो जाएगा 289, और 289 किसका स्क्वायर होता है तो 17 का स्क्वायर होता है। इसलिए मेरा डायगोनल कितना हो जाएगा, ऑप्शन बी 17 हो जाएगा। चलो अगला प्रश्न है 97, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0। ठीक है, आपको पूछ रहा है तो ए अनुपात बी अनुपात सी का वैल्यू क्या होगा। इस क्वेश्चन में मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा कि आप सॉल्यूशन करो, मैं आपको बोलूंगा सीधा वैल्यू पुट कर दो। ठीक है 97, चलो वैल्यू पुट कर दो यार। देखो मैं बोलूंगा ए बराबर बी बराबर सी बराबर, आप क्या डाल दो 1 डाल दो, और इसमें देखो वैल्यू इक्वेशन में डाल को देखो, ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर बी का वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, सी का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस ए बी तो ए गुना बी तो 1 गुना 1 1 हो जाएगा, माइनस बी गुना सी 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा, माइनस सी गुना ए तो 1 गुना 1 तो 1 ही हो जाएगा। देखो प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 प्लस का 1 माइनस का 1 क्या होगा 0 बराबर 0 था। मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई कर गया। अगर आप ए बराबर, देखो मैं एक चीज़ और बताता हूँ, ए बराबर 2 बी बराबर 2 सी बराबर 2 भी रखते तो आपका इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाता। आप कुछ भी रख के यहाँ पे बना सकते हो। ठीक है, तो मैं ए बराबर 1 बी बराबर 1 और सी बराबर मैंने 1 रख लिया। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन सेटिस्फाई हो गया। तो अनुपात क्या हो जाएगा 1:1:1, यही तो हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलो अगला दिया हुआ है, निर्देश दिया हुआ है 98 से 100 तक। कह रहा है निर्देश प्रश्न 98 से 100 तक पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आपको पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक अध्ययन करना और प्रश्न का उत्तर देना है। देखो ये है दोनों क्लब के सदस्य, 75% क्या है जो लोग हैं वो दोनों क्लब के सदस्य हैं, 5% केवल क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं, 15% केवल फुटबॉल क्लब के सदस्य हैं, और गैर सदस्य 40 है। ये प्रतिशत नहीं है, ये सिर्फ 40 है। ठीक है, ये सिर्फ 40 है, प्रतिशत इसमें मत लगाना आप। तो एक चीज़ बताओ, कह रहा है कि ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो दोनों क्लब के सदस्य हैं। तो दोनों क्लब के सदस्य कितने हैं, दोनों क्लब के सदस्य 15% है। और मैं कह रहा हूँ देखो इनको जोड़ो, 75 5 80 और 10 90 5 95, टोटल कितना हो रहा है 95% हो रहा है। यानी ये जो 40 सदस्य है कितने प्रतिशत का वैल्यू है, तो 100 - 95 कर दो, यानी ये 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा 40 है। तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा 5 × 20/100,
बराबर 40 गुने 20। मैं इसको 100% बना दिया तो इधर भी तो 20 से गुना करना पड़ेगा ना, इधर भी तो मुझे 20 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8, 800 हो जाएगा। तो कह रहा है कि ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो दोनों क्लब के सदस्य हैं। तो दोनों क्लब के सदस्य कितने हैं, दोनों क्लब के सदस्य 75% है और टोटल आपके छात्र कितना है, 800 है। तो 800 का आप क्या कर दीजिए, 75% निकाल दीजिए बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दीजिए। तो 8 पचे 40 की जीरो, हाथ में 4, 8 सत्ते 56 और 4 60, कितना हो जाएगा, दोनों क्लब के सदस्य कितने हो जाएंगे, ऑप्शन सी 600 हो जाएंगे। चलो अगला प्रश्न कह रहा है ऐसे छात्रों का प्रतिशत बताइए जो किसी क्लब के सदस्य नहीं है। बताइए किसी क्लब के सदस्य नहीं है, आपने क्या यहाँ पे तो चुपचाप निकाल दिया था, आपका 5% आया था। जो किसी क्लब के सदस्य नहीं है, गैर सदस्य, जो यही तो है गैर सदस्य, जो 40 है, किसी क्लब के सदस्य नहीं है। तो क्या हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा 5%। चलो क्वेश्चन नंबर 100 देखो और आज के सेट का अंतिम क्वेश्चन है। देखो ऐसे छात्रों की संख्या बताइए जो केवल क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं। बताओ क्रिकेट क्लब के सदस्य आपसे सिर्फ पूछा जा रहा है, तो क्रिकेट क्लब के सदस्य 5% केवल क्रिकेट क्लब के सदस्य हैं, ठीक है, 5% केवल क्रिकेट क्लब के सदस्य है। और आपको पता है 5% का वैल्यू यही तो 40 है। अरे अभी मैंने क्या किया, 5% का वैल्यू आपको 40 दिखाया था ना, तो क्या हो जाएगा, 5% का वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा 40। आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग को अच्छा लगता है, ठीक है, तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अप्रिशिएट कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए।